हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार स्वागत है आप लोगों का कैरियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम हिंदी वर्णमाला का सेकंड क्लास पढ़ेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने वर्णमाला होती क्या है, वर्ण क्या होते हैं, इसको पढ़ा। वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है, इसको पढ़ा। साथ में स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है, इसको हमने पढ़ा था। तो आज हम वर्णमाला का जो सेकंड सेक्शन है, क्योंकि हमने विगत कक्षाओं में पढ़ा कि वर्णमाला को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक स्वर वर्ण होते हैं और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। तो आज के क्लास में जो वर्णमाला का ये सेकंड क्लास होगा, इसमें हम इस क्लास में वर्णमाला को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम वर्णमाला के सेकंड पार्ट को, जो व्यंजन वाला सेक्शन है, उस पर बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम व्यंजन क्या होते हैं इस पर बात करेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, विस्तार से इस पर चर्चा किया जाएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में यदि कहीं वर्णमाला से प्रश्न बनता है तो वो पूरी तरीके से आपके रीच में हो, आपके पहुंच में हो, और कोई ऐसा प्रश्न गलत ना होने पावे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो बात करते हैं व्यंजन वर्ण होता क्या है। जैसे पिछले कक्षा में हमने स्वर के बारे में बात किया, तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो यहां कुछ चीजें लिखी गई हैं। जैसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो एक बातों को ध्यान रखना कि जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, अथवा एक या एक से अधिक वर्णों का मेल हो, उसको भी व्यंजन कहेंगे। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसको भी व्यंजन कहेंगे। अथवा अधिक वर्णों के मेल से जो बनते हैं, उसको भी व्यंजन कहेंगे। वर्णों के मेल से, अब यहां यह सेंस नहीं है कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, ठीक है ना, शब्द की परिभाषा दूसरी है। तो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है या एक से अधिक वर्ण के मेल से बनते हैं। और क्या है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है, आ छुपी रहती है हर व्यंजन वर्ण में, क्योंकि आ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। जैसे अब चूंकि व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोलते हैं, इसलिए इनको परतंत्र वर्ण भी कह सकते हैं। कौन से वर्ण? परतंत्र वर्ण भी, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र वर्ण भी कह सकते हैं। किसको? व्यंजन को। तो व्यंजन को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? परतंत्र वर्ण। आपसे पूछ ले कि परतंत्र वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? व्यंजन को कहते हैं। अब कैसे इसमें आ ध्वनियां निहित होती हैं, छुपी होती हैं? जैसे जब भी हम का लिखते हैं, का, देखो शब्दों पर ध्यान दीजिए। का, 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 तीन चीजें लिखी हैं, देखो, का, का, का। इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है, आ स्वर छिपा हुआ है, तब हम कहते हैं का। का थोड़ा सा और देर ले, तब इसमें बड़ा आ छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां देखो, जैसे खा, जब हम खा कहते हैं, तो खा और खा, ख और खा में अंतर है ना, इसमें आ छिपा हुआ है। कोई भी जब वर्ण लिखते हैं, खास करके जब व्यंजन, जैसे हमने लिखा मां, तो स्वाभाविक है इसमें आ क्या है, जब आ इसमें निकाल लेंगे तब ये हलंत लग जाएगा, तो ये जब जुड़ जाएगा तो ये मां बनेगा। तो कोई भी व्यंजन जब लिखेंगे तो उसमें आ ध्वनियां छिपी ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये व्यंजन होते हैं, परतंत्र वर्ण कहते हैं इनको, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, और इनमें आ ध्वनियां छिपी रहती हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बात किया जाए, मूल व्यंजन कितने हैं, जैसे इस पर बात किया जाए। हमने ये बात किया वर्णमाला में
पिछले लेक्चर में हमने बात किया जो हमारी वर्णमाला है इसमें कुल वर्णों की संख्या 53 है, ठीक है ना, जिसमें 11 स्वर की हमने बात किया, 2 की बात किया जो अयोगवाह हैं उन पर बात किया, 2 अयोगवाह, तो 11 और 2 13, 13 निकल गए 53 से, तो बचा आपका 40, बचा क्या 40, तो 40 जो बचे वो कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, जो वर्णमाला है वो 2 ही कैटेगरी में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना, तो उसमें स्वर 11 होते हैं आपने पढ़ा, 2 अयोगवाह है जो स्वर के साथ लिखे जाते हैं, वो बेशक स्वर नहीं है लेकिन लिखे तो जाते हैं स्वर के साथ, तो 2 उनको निकाल दीजिए, 11 स्वर, तो 13 निकल गया। अब 53 में ये 13 निकल गया तो बचा कितना, 40 बचा, तो 40 व्यंजन ही होने चाहिए। अब आइए इस पर बात करते हैं, तो देखो मूल व्यंजन में जो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या है वो 33 है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 33, तो ये 40 कहां से आए, तो अब इसको भी थोड़ा सा समझ ले कि मूल कितने हैं 33 और 40 में तो फिर 7 का डिफरेंस आ जा रहा है ना, तो वो है क्या, उनकी कैटेगरी क्या है, तो देखिए मूल कौन है, तो जो मूल 33 हैं वो है कौन कौन, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं लिखने का एक सिस्टम है, लिखने का एक तरीका है, एक पद्धति है, जैसे जब का वर्ग लिखते हैं तो का ख ग घ अंगा, चा वर्ग लिखते हैं तो चा छा जा झा या, टा वर्ग लिखते हैं तो टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग लिखते हैं तो ता था दा धा ना, और पा वर्ग लिखते हैं तो पा फा बा भा मा, तो ये 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल 25 वर्ण होते हैं 5 वर्गों में, 5 वर्गों में जो 25 वर्ण होते हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो ये मूल व्यंजन की संख्या में ये 25 हो गए। बाकी जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला और वा, ये भी मूल व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी मूल व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें तीनों सा आपका शामिल है और हा, तीनों सा और हा शामिल है, तो 4 ये हो गए, तो देखो 25 ये हो गए, उसके बाद में 4 ये हो गए और ये 4 ये हो गए, तो 25, 4 29 और 4 33, ये आपके मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, मूल व्यंजन हो गए। बाकी जो 40 बचे थे तो 40 में 33 ये मूल व्यंजन हो गए, तो और कौन बचे, तो और पर वही बात कर लिया जाए, देखो और क्या है, 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, कौन कौन, अच्छा पहले संयुक्त व्यंजन होते कौन है, तो यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, कोई ऐसे 2 व्यंजन जो एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, वैसे ध्यान से समझिएगा कि व्यंजन, हर एक व्यंजन के साथ आध्वनियां छिपी होती हैं, हर एक व्यंजन हर एक स्वर के सहारे बोला जाता है, लेकिन जब कभी 2 व्यंजन एक ही स्वर ध्वनियों के सहारे बोला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है 4, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। बने कैसे हैं, जो छा है वो का और सा से मिलकर बना है। अब देखो इसमें स्वर कहां छिपा हुआ, इसको ऐसे भी समझ ले सकते हैं, का, सा और आ, ठीक है ना, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे त्रा में ता, रा और आ, ऐसे ही है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो का प्लस सा बराबर छा बना, आधा ता और रा त्रा बना, आधा ज्या और या ज्ञा बना, आधा सा और रा स्रा बना, तो ये 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, तो 33 वो और 4 ये 37 हो गए, 37। अब देखो द्विगुण व्यंजन 2 बचे, रा और हा, रा और हा ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन इनको कहा जाता है, या इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। आगे भी हम इनको और किस नाम से जानते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, कि क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनके और नामों पर चर्चा कर लिया जाए, तो आगे हम और इनको क्या कह सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये 2 हो गए द्विगुण, तो उधर 33, 4 37 और 2 हो गया 39, अब 40 होना चाहिए ना, और बात किया जाए क्या है भाई,
देखो, तो अब 33 मूल व्यंजन हो गए। मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। संयुक्त कितने हो गए? संयुक्त कितने हो गए? 4। द्विगुण कितने हो गए? 2। स्वर कितने हो गए? 11। अयोगवाह कितना हो गया? अयोगवाह 2। कुल 53 होना चाहिए। अयोगवाह कितना हो गया? 2। और एक अभी हिंदी निदेशालय ने 2024 में एक नए वर्ण को शामिल किया है, जिसको हम विशिष्ट व्यंजन कह सकते हैं। विशिष्ट व्यंजन हमने पिछले कक्षा में चर्चा किया है, और वो बनता कैसे है? इस तरीके से मूर्धन्य कैटेगरी का व्यंजन है। तो अब ये बनता कैसे है? इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो गया? कुल मिलाकर के एक ये हो गया, तो अब आपका हो गया 1। अब टोटल यदि आप जोड़िएगा तो 33, 4, 37, 2, 39, 11, 50, 2, 52 और 1, 53। इस प्रकार से आपके व्यंजन हो गए। स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो गई। और स्वर के कितनी कैटेगरी हो गई? क्लियर है ना? चलिए आगे और कुछ बात किया जाए। आगत व्यंजन क्या होते हैं, जरा इस पर बात कर ले। तो कुछ ऐसे भी व्यंजन होते हैं जो अरबी और फारसी से जुड़ करके आए होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, जिनका हम हिंदी लेखन में प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या 5 है। इन्हीं को हम आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम का लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें। का जब हमने लिखा और इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, खा जब लिखा तो खा के नीचे एक नुक्ता लगा दिया, ऐसे गा जब लिखा, गा के नीचे यहां एक नुक्ता लगा दिया, जा लिखा, जा के नीचे नुक्ता लगा दिया, और फा लिखा तो फा के नीचे नुक्ता लगा दिया। तो ये जो व्यंजन जब नुक्ता लगा होता है, तो इस व्यंजन को हम आगत व्यंजन कहते हैं, जो आए कहां से हैं? अरबी प्लस फारसी से मिलकर ये आए हुए। ठीक है ना? जैसे हमने आगत स्वर पढ़ा था आ को, वैसे आगत व्यंजन भी होते हैं। चलिए, तो व्यंजन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर चर्चा हो गई। अब बात किया जाए व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो व्यंजन का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हो गया, अर्थात वो कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, तालु से हो रहे हैं, मूर्धा से हो रहे हैं, या दंत से या ओठ से, कैसे, या उनके उच्चारण में किस स्थान का प्रयोग हो रहा है, वो हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमारी स्वरयंत्रियों में कंपन होता है कि नहीं होता है, मुख से जो श्वास वायु निकलती है कितनी कम निकलती है, अधिक निकलती है, तो ये इसको हम कहते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। तो होता तो कई आधार पर वर्गीकरण है, लेकिन ये दो जो मेन वर्गीकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। तो इसको हम यहां चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखा जाए। अब जो उच्चारण स्थान के आधार पर, या देखो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, इस पर 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर आपको ये जानना है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे पूछ लिया जाता है? जैसे आपसे दे दिया जाएगा कि जैसे पा है, फा है, बा है, भा है और मा है, इसका उच्चारण स्थल क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। ठीक है ना? तो देखिए, जो आपका का वर्ग है, अच्छा हमने इसमें स्वर को भी शामिल कर लिया है कि उनको भी देख लेते हैं कि कहां उच्चारण स्थान है उनका। तो जो आपका का वर्ग है, देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, जो का वर्ग है, साथ में जो हा है, का वर्ग प्लस हा, आ, छोटा और बड़ा आ और आहा, ये इतने जो वर्ण हैं संपूर्ण का वर्ग और
हा प्लस आ और आह, इतने जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात ये कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ ये इस जो स्थान है, ये वाला स्थान है, इसको हम कंठ कहते हैं। ठीक है ना। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? का वर्ग, हा, छोटा आ, बड़ा आ और आह। उसके बाद में कंठ के बाद तालु का नंबर आता है। थोड़ा सा और देखिए, यहां से शुरू करिए और ओंठ तक आइए तो इस स्वरूप में आएंगे। इस स्वरूप में ये कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, और ये जो आपका मुंह वाला सेक्शन है ये हो गया ओष्ठ, ये हो गया ओष्ठ। ठीक है ना। तो कंठ के बाद किसका नंबर आता है? तालु का। तो तालु से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं वो चावर्ग हैं। चावर्ग होंगे, चा, छा, जा, झा, या और सा, या और सा होते हैं। ये तालु के स्थल से उच्चारित होते हैं। इसी वजह से ये देखो, ये जो सा है इसको तालव्य सा कहा जाता है। कौन सा सा कहा जाता है? तालव्य सा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थल क्या है? तालु है। तालु के बाद आ जाता है मूर्धा का स्थान, जो ये छत वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला हिस्सा। तो मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं वो टावर्ग होते हैं। कौन से? टावर्ग। तो संपूर्ण टावर्ग मतलब पांचों, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद में री, रा, सा। कौन से? री, रा, सा, री, रा, सा। और जो नया आपका विशिष्ट व्यंजन है वो भी इसी स्थल से उच्चारित होता है, मूर्धन्य कैटेगरी का व्यंजन है। री, रा, सा और विशिष्ट व्यंजन, ये कहां से? ये मूर्धा से। अब आ जाइए मूर्धा के बाद दंत से। तो दंत से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं वो हैं तावर्ग। इसमें ता, था, दा, धा ना आ जाएगा, और ला और सा, ला और सा आ जाएगा। इसीलिए देखो, इस सा को क्या कहते हैं? दंती सा कहते हैं। कौन सा सा? दंती सा कहते हैं। और इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं। तो मूर्धा से जो दंत से जो उच्चारित होने वाले तावर्ग, उसके बाद में ला और सा। अब आ जाइए ओठ से। ओठ से उच्चारित स्थान तो पावर्ग है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। समझ में आ रहा है ना। तो पावर्ग हो गए। उसके बाद में उ, उ, छोटा उ और बड़ा उ। तो ये कहा इनका उच्चारण स्थान है? ये ओष्ठ से हो गया। अब और कुछ जो बचे हैं, जैसे कंठ प्लस तालु का जब मेल होता है तो ए ऐ का उच्चारण होता है। ए ऐ के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का योग होता है। ठीक है ना। कंठ और ओष्ठ के मेल से ओ औ का उच्चारण होता है, जो ये स्वर हैं। और दंत और ओष्ठ से वा का उच्चारण होता है। वा के उच्चारण में दांत और ओठ का योगदान होता है, वा। ठीक है ना। तो ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इन व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, स्थान के आधार पर हो गया। अब बात उच्चारण प्रयत्न के आधार पर करते हैं। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो तरीके से किया गया था। एक है प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा है घोषत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर बात करते हैं। प्राणत्व के आधार पर या प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो दो कैटेगरी से होता है। कौन कौन से? एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक को अल्प प्राण, दूसरे को महाप्राण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, यहां से भी वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। तो देखिए अल्प प्राण क्या है, पहले होते कैसे हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, प्राण मतलब वायु, अल्प मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब वायु निकलती है तो उसी व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं। होते कौन है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पंचम,
प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आपको बता दिया गया, का, चा, टा, ता, पा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, साथ साथ में अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, साथ साथ में ये अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। तो कौन कौन से अल्प प्राण हैं? अंतःस्थ व्यंजन, स्वर और सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा देखिए, का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डाड़ा, ता, दाना, पा, बा, मा। ये हो गया पहला, तीसरा, पांचवा। अंतःस्थ, या, रा, ला, वा और सभी स्वर, ये इतने जो व्यंजन और स्वर मिलाकर के ये अल्प प्राण होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आ जाइए, कौन कौन से अल्प प्राण हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये अल्प प्राण है। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण पर बात कर लें तो महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, जिन व्यंजन के उच्चारण से कहां श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको महाप्राण कहते हैं। ये कौन होते हैं? तो बचे कौन? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प में निकल गया, तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ साथ में यदि उसमें अंतःस्थ निकल गया तो इसमें ऊष्म बचा होगा। तो इसमें देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन महाप्राण हो गए, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें दूसरा और चौथा, काघा और छाजा, ठाडा, थादा, पाभा, सा और हा। तो इतने जो व्यंजन होते हैं 13 होंगे इसमें, 10 और 4, 14। इसमें जो होंगे 14 वर्ण होंगे, वो कौन होंगे? वो महाप्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। महाप्राण वह होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु निकलती है। तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? तो घोष का मतलब होता है स्वरीय कंपन। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं उसमें कंपन होती है। तो उस कंपन के आधार पर कुछ में कंपन नहीं होती है, कुछ में कंपन होती है। तो उसी कंपन मतलब घोषत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और जब नहीं होता है तो उसको अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं, और जब होता है तो उसको सघोष या घोष कहते हैं। नहीं होता है अघोष, और जब होता है तो उसको घोष या साघोष कहते हैं। चाहे घोष कहिए चाहे साघोष कहिए, बातें कहिए। तो दो तरीके से वर्गीकरण है, अघोष और सघोष। अब बात कर लेते हैं अघोष कौन होंगे और सघोष कौन होंगे। तो अघोष व्यंजन कौन है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन या झंकृत नहीं होता है, स्वर यंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है, वो क्या है? अघोष हैं। कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और सा। कुल मिलाकर के 13 वर्ण ये हो गए। कौन से? अघोष। पहले प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सा, ये हो गए कौन से? अघोष। अघोष कौन से होते हैं? स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं, आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष कहते हैं। आ जाइए सघोष कौन होते हैं? सघोष का मतलब जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। तो स्वर यंत्रियों में कंपन होगा। अब कौन कौन? तो देखो, अघोष में पहला और दूसरा निकल गया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, तो बाकी तीसरा चौथा पांचवा बचा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, साथ साथ में सभी स्वर इसमें आ जाएंगे, अंतःस्थ आ जाएंगे और हा आ जाएगा। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएंगे,
अंतास्थ व्यंजन आ जाएंगे और हा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, साथ में यार अलावा अंतस्थ हा आ गया और सभी स्वर आ गए, ये हो गया आपका सघोष व्यंजन, ठीक है ना। तो ये अघोष और सघोष हो गया। आइए कुछ और जाना जाए। अब थोड़ा सा इन वर्णों के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। वर्गीकरण हो गया, स्वर व्यंजन हो गया, अब इनके बारे में कुछ थोड़ी सी विशेष बातें जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ अपवाद की चीजें, अपवाद ना कह लीजिए, कुछ विशेष गूढ़ बातों को जरूर पूछा जाता है कि क्या आपने कभी इन पर भी नजरें फेरी हैं, नजरें इनायत किया है कि नहीं किया है। तो उन्हीं कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में थोड़ा सा जाना जाए, कुछ गूढ़ बातों को जाना जाए इन वर्णों के बारे में। तो क्या है भाई, जैसे आपने पढ़ा कि का से लेकर के, का वर्ग से लेकर के और पा वर्ग तक जो 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्शी कहा गया था। क्या कहा गया था, स्पर्शी व्यंजन कहा गया था। ये आपने अभी हमने आपको पढ़ाया था। जरा इसमें देखिए, ये जो चा छ जा झा हैं, खास करके ये चा वर्ग के हैं, लेकिन इसमें पंचमा अच्छा निकाल दिया गया, चा छा इया हटा दिया गया, चा छा जा झा इया चार है, इया हटाया गया। तो ये चा छा जा झा हैं, इन चारों को स्पर्श संघर्षी कहा गया है। स्पर्श तो हैं लेकिन स्पर्श संघर्षी हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कुछ गूढ़ रहस्यों को भी जाना जाए इनके बारे में। तो चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी कहा गया है, और इन का वर्ग से पा वर्ग तक जो 25 हैं, इनको स्पर्शी कहा गया है। क्लियर। चलिए, ड़ा और ढा को हमने वहां द्विगुण बताया था, लेकिन कुछ इसके और नाम जानते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ड़ा ढा को द्विगुण कहते हैं, पता ही है। उत्क्षिप्त भी इनको कहा जाता है, उत्सृप व्यंजन भी कहा जाता है, संकर वर्ण भी कहा जाता है, ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है, देखो कई नाम से, या विकसित वर्ण भी कहा जाता है। इतने नाम हैं, सारे पर ध्यान रखना, पता नहीं किस रूप में पूछ ले। कौन कौन से विकसित वर्ण कौन से हैं, ताड़न जात वर्ण कौन से हैं, संकर वर्ण कौन से हैं, उत्सृप वर्ण कौन से हैं, उत्क्षिप्त कौन है, या द्विगुण कौन है। तो इनको ये विविध नामों से ढ़ा और ड़ा को जाना जाता है। आ जाइए, जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा या ड़ा नामा, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, कौन कौन, अंगा या ड़ा ना मा, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा या ड़ा नामा, इनको क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है। चूंकि इनका उच्चारण करते समय नाक का सहारा लेना है, इसलिए इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है, या पंचम वर्ण कहा जाता है। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, अंगा या ड़ा नामा, पंचमा अक्षर, पंचम वर्ण, नासिक व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, या और वा का उच्चारण चूंकि स्वर की सहायता से होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए या और आ को अर्ध स्वर कहा गया है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और वा को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए और आगे कुछ थोड़ा सा समझा जाए। रा को प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित कंपन से लुंठित व्यंजन या कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो जीभ का आगे से मुड़ना होता है। रा, देखो रा, रा, जीभ जरा देखिए, रा रा प्रकंपित होता है, लुंठित रगड़ कर चलती है, लुंठित हवा जीभ से रगड़ कर चलती है और जीभ का अगला भाग मुड़ जाता है, रा, ठीक है ना। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है जीभ के अगल बगल, वायु जीभ के अगल बगल से निकलती है, इसलिए ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। आगे समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि हिंदी वर्णमाला में आमानक वर्ण किसे कहते हैं। आमानक वर्ण किसे कहते हैं, अब इसको भी जानना है तो समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में दो आमानक वर्ण हैं, झा और भा। दो आमानक वर्ण हैं, झा और भा। अब देखो पहले इनको लिखा कैसे जाता था, झा को इस तरीके से लिखा जाता था, समझिएगा, ऐसे लिखा जाता था, और भा को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है ना। झा को इस तरीके से, भा को इस तरीके से लिखा जाता था, तो इनको हम आमानक वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना इनको, क्योंकि यदि कभी पूछ लिया जाए कि आमानक वर्ण हिंदी वर्णमाला में कौन से हैं, तो क्या है, झा और भा, ठीक है ना। आ जाइए, हा को क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। स्वरयंत्र मुखी भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। कंठ व्यंजन या ऊष्म संघर्षी या सघोष, चूंकि स्वरयंत्रियों में कंपन होता है इसलिए सघोष के नाम से जाना जाता है। तो कितने नाम से, स्वरयंत्र मुखी, काकल्य वर्ण, कंठ व्यंजन या ऊष्म संघर्षी या सघोष व्यंजन, ये हा को इतने नामों से जान लिया गया, ठीक है ना। आ जाइए, जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं ना व्यंजन है, उनको क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अयोगवाह कौन है, अंगा और आह को बता देंगे, लेकिन यदि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि वह ध्वनियां जो ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन है, उन्हें कहते हैं, तो क्या हम आंसर देंगे, तो जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं ना व्यंजन है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो इतनी चीजें वर्ण से कुछ विशेष, कुछ गूढ़ बातें हुई, कुछ रहस्यमयी बातें हुई। थोड़ा सा और आगे बात कर ले, तब वर्णमाला को हम समाप्त करते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः कहाँ होता है, तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों में होता है। जो अनुनासिक हैं, चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं, वो तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अनुनासिक, अब ध्यान से समझना, अनुनासिक जो है ये स्वर ध्वनियां होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमसे ये पूछ ले कि अनुनासिक स्वर है या व्यंजन है, तो क्या हुआ, जानते तो है चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। तो जो अनुनासिक है वो स्वर ध्वनियां होती हैं, ध्यान से समझिएगा, जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है, और इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद किया जाता है, स्वर के बाद किया जाता है। और ये खास बात क्या है, ये स्वर ध्वनियां होती हैं। जो चंद्रबिंदु है वो स्वर ध्वनियां होती हैं, तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण स्वर के बाद, स्वर ध्वनियां तो होती हैं लेकिन उच्चारण स्वर के बाद होता है। और क्या विशेष बात है, अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से, जैसे मुंह और नाक का प्रयोग होता है, तो मुंह से अधिक और नाक का कम प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, आंख लिखा है, ऊंट लिखा है, चांद लिखा है, ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। क्लियर। आ जाइए, और कुछ अनुस्वार क्या है, जिसको हम अंक की बिंदी कहते हैं, ठीक है ना, अंक की बिंदी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में समझिए। तो जैसे चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार जो अंक की बिंदी है वो तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे यदि शब्द जहां अंक की बिंदी लगी रहेगी वो तत्सम शब्द माने जाते हैं, चंद्रबिंदु वाले तद्भव शब्द माने जाते हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब तत्सम तद्भव आपको हम बताएंगे। चलिए, इनके उच्चारण में देखो, वहां मुंह का अधिक प्रयोग, नाक का कम प्रयोग, यहां नाक से अधिक हवा और मुंह से कम निकलती है। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियां होती हैं। अंक की बिंदी जो होती है वो व्यंजन ध्वनियां होती हैं, चंद्रबिंदु स्वर ध्वनियां होती हैं और ये व्यंजन ध्वनियां होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझिएगा। और क्या, जैसे कंकड़, चंचल, कंकट, बहुत सारे शब्द हैं। तो ध्वनियां स्वर है या व्यंजन है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए,
और आगे जाना जाए, निरनुनासिक किसे कहते हैं? तो केवल मुंह से बोले जाने वर्ण या ध्वनि को निरनुनासिक कहते हैं। इधर उधर, इधर उधर, अगर मगर ऐसे शब्द जब हम बोलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। क्लियर? चलिए और अब आगे कुछ जान लिया जाए। विसर्ग जानते ही हैं, इनका उच्चारण हा की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियां होती हैं। जैसे अभी आपने अनुनासिक पढ़ा, अंक की बिंदी पढ़ा और आ, ये दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं। दोनों क्या हैं? दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। चंद्र बिंदु, अंक बिंदी, आ सबका स्वर के बाद होता है। चंद्र बिंदी वाला स्वर ध्वनियां हैं और अंक और आह ये विसर्ग, ये व्यंजन ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग कहां होता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है ना? और आगे जानिए, हलंत क्या होता है? हलंत जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना या स्वर रहित होता है तब व्यंजन के नीचे किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है और उसके नीचे क्या? तिरछी लाइन लगा दी जाती है, हो गया हलंत। ये सब आप जानते हैं। चलिए आगे बात किया जाए, कुछ संयुक्त ध्वनियों पर बात किया जाए। देखो, तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर एक ही स्वर के सहारे, पहले संयुक्त अक्षरों को जान लें। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कैसे होता है? संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, तो संयुक्त अक्षरों का उच्चारण तीन प्रकार से किया जाता है। एक को संयुक्त ध्वनियां, दूसरे को संप्रेक्त ध्वनियां और तीसरे को युग्मक ध्वनियां या द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा कि कब कौन सा शब्द, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो शब्द है ये संयुक्त ध्वनि का उदाहरण है, संप्रेक्त ध्वनि का उदाहरण है या युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका उच्चारण तीन आधार पर होता है, संयुक्त, संप्रेक्त और युग्मक। अब क्या है संयुक्त? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाए या बोली जाए, एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए तो हम उसको संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। दो व्यंजन ध्वनियां एक ही स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उसे हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्राण, घ्राण, क्यारी, क्लांत, ट्रक, ड्राइवर, इस टाइप के जब शब्द लिखे होंगे तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के शब्द जब लिखे होंगे तो ये संयुक्त ध्वनि के उदाहरण होंगे। उदाहरणों को ध्यान से समझना है। आ जाइए, संप्रेक्त ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो संप्रेक्त ध्वनियां जब एक ही ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, एक ही ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, अर्थात एक ही वर्ण दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, ध्वनि का मतलब वर्ण है, तो वहां संप्रेक्त ध्वनियां होंगी। जैसे संबल, कंबल, बंदर, तो संबल में सा और बा के मध्य मां संयुक्त हो गई है। जैसे कहीं मां हो, ना हो, इस प्रकार के यदि आधे अक्षर प्रयोग होंगे तो वो संप्रेक्त ध्वनियां होती हैं। ध्यान से समझिएगा। युग्मक ध्वनियां या द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मतलब जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आवे, एक बार आधा रूप में और दूसरे बार पूरा रूप में, तो ऐसी स्थिति को वर्ण का द्वित्व होना कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? वर्ण का द्वित्व होना कहते हैं। ठीक है ना? जैसे प्रसन्नता, अब देखो प्रसन्नता में एक बार आधा ना, एक बार पूरा ना, यह है द्वित्व व्यंजन। जब शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, अर्थात एक ही शब्द में एक वर्ण दो बार, एक बार आधे रूप में, एक बार पूरे रूप में, तो उसको हम युग्मक ध्वनियां के नाम से जानते हैं। अक्षुण है, दिक्कत है, मशक्कत है, इस टाइप से बहुत सारे शब्द होंगे। ठीक है ना? तो ये आपका ध्वनियों से कुछ बातें हो गई, वर्ण से विशेष कुछ रहस्यों के बारे में बात कर लिया गया, और व्यंजन वर्ण होते क्या हैं इन पर चर्चा हुई, व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है इस पर चर्चा हो गई। तो अब आपका ये वर्णमाला का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक आपको निशुल्क यूट्यूब पर आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा कंटेंट, जो आने वाले एसआई परीक्षा के लिए तो है ही है, स्पेशल एसआई के लिए ये शुरू किया गया है, लेकिन यूपी टेट जो आगामी जनवरी में होने वाले हैं उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, और जहां भी हिंदी पूछी जाती है सब जगह इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने वाले होंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।